जय जिनेन्द्र। एक प्रश्न आया है कि हमें प्राचीन ग्रंथ पढ़ना चाहिए या नवीन, किन से ज़्यादा लाभ होता है? प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने से ज़्यादा लाभ होता है या नवीन ग्रंथों को पढ़ने से ज़्यादा लाभ होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने से ही विशेष लाभ होता है, उनको ही पढ़ना चाहिए। और बहुत से लोग आधुनिकता के पक्षधर होते हैं, वे प्राचीन ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। नए नए ग्रंथ जो अंग्रेजी भाषा में आ गए हैं सेकेंडरी, उनको पढ़ करके विशेष लाभान्वित होते हैं। पर देखो आश्चर्य की बात कि सब जगह यदि कोई समाधानकारी सिद्धांत है तो वो स्यादवाद है। जो व्यक्ति इसका पल्ला पकड़ेगा वो कभी नहीं भटकेगा, वरना आग्रह के एकांत में अटक जाएगा और वो सत्य नहीं समझ पाएगा और उसका सही लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो वास्तव में देखा जाए तो इसका समाधान यही है कि एक अपेक्षा से देखा जाए तो प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना अधिक लाभकारी होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके मूल ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि बाद के ग्रंथ जो उन्हीं के आधार पर लिखे जाते हैं, उन्हीं के अनुवाद आदि रूप होते हैं, उनमें कई जगह स्खलन हो जाता है। ये हीन काल है, जीवों की बुद्धि बल सब क्षीण होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप जितना बाद का पढ़ेंगे उतना उसमें कहीं न कहीं कोई स्खलन की, कोई चूक की संभावना रहती है। वो जो मूल तत्व ज्ञान तीर्थंकरों से आया है वो आपको यथावत कैसा है ये जानना हो तो हमें मूल में जाना अधिक उपयोगी होता है। गंगा नदी आप जितनी दूर जाकर देखेंगे उतनी मलिन मिलेगी और जितना समीप जाकर देखेंगे उतनी निर्मल मिलेगी। आप कानपुर की गंगा नदी को देखकर गंगोत्री की, हरिद्वार की गंगा नदी का ज्ञान ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए सच्ची गंगा देखना हो तो गोमुख तक पहुंचना चाहिए। इसी तरह सच्ची जिनवाणी गंगा देखनी हो तो हमें यथाशक्ति मूल से मूल तक जाना चाहिए। उससे हमको मूल भाव समझ में आते हैं, ये फायदा है। लेकिन एक दूसरी अपेक्षा से देखें तो हमें नवीन ग्रंथों के अध्ययन से भी विशेष लाभ होता है, क्योंकि पुराने ग्रंथ पुरानी भाषा शैली में लिखे होते हैं। उनके दृष्टांत आदि भी पुराने होते हैं जो बहुत बार हमारे लिए अपरिचित होते हैं। आपको जब आधुनिक भाषा शैली में आधुनिक प्रेजेंटेशन के साथ में कोई चीज बताई जाती है तो हम उसको जरा आसानी से समझ पाते हैं। नए दृष्टांत के साथ
नए प्रस्तुतिकरण के साथ, नई भाषा के साथ, तो हमें समझ में आता है। मूल ग्रंथों में जो रहस्य छुपा होता है वे सूत्रात्मक भी होते हैं, संक्षिप्त भी होते हैं। हम केवल उन्हीं को पकड़कर बैठे रहेंगे तो हमें उनके अंदर क्या रहस्य निहित है, ये जब तक टीकाकारों को, परवर्ती आचार्यों को नहीं देखेंगे, तब तक वो हमारी समझ में नहीं आता है। इसलिए परवर्ती नवीन ग्रंथों का स्वाध्याय भी बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। उसमें नए दृष्टांत होते हैं। आजकल जैसे उनको बहुत अच्छे से चार्ट बनाकर, डायग्राम बनाकर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से दिखाते हैं, तो चीज़ बहुत हस्तामलकवत क्लियर होती है। इसलिए नवीन ग्रंथों का स्वाध्याय भी बहुत अधिक उपयोगी होता है। जरा कल्पना कीजिए, तत्वार्थ सूत्र, परीक्षामुख सूत्र, इनमें जो भाव भरा है वो हम बिना टीकाओं के कैसे समझते, यदि हम परवर्ती ग्रंथों को न पढ़ें। एक और बात है कि हर 100 साल में भाषा बदल जाती है और बहुत ज़्यादा बदल जाती है, शैली बदल जाती है, वो टोन बदल जाती है। तो अब 2-2 हज़ार साल में, 2,500 साल में कितनी टोन बदल गई, कितनी भाषा बदल गई, शब्दों के अर्थ बदल गए। जो पाखंडी शब्द का पहले अर्थ था वो आज नहीं है, जो साहसी शब्द का जो पहले अर्थ था वो आज नहीं है। तो हमको इन शब्दों के अर्थ ठीक समझने के लिए उनके गाँव के स्थानों के नाम प्राचीन काल में जो थे, नापों के नाम जो पहले थे, वे सब बदल गए। तो ऐसी स्थिति में हमको नवीन ग्रंथों का अध्ययन विशेष लाभकारी होता है। ये काम निरंतर होना भी चाहिए। ये जगत परिवर्तनशील है, इसलिए नित्य नए साहित्य की रचना होनी चाहिए, उसके अनुवाद आदि होने चाहिए, उसके नए नए पद्यानुवाद होने चाहिए। और हम अपनी भाषा से बहुत ज़्यादा परिचित होते, बहुत फैमिलियर होते हैं, इसलिए भी हमको नई भाषा में, आज की भाषा में पढ़ने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। यदि हम प्राचीन प्राकृत संस्कृत से ही पढ़ने का आग्रह रखें तो उससे हम उतने फैमिलियर नहीं होते हैं कि हम उसका पाठ करते हुए उतने अनुवाद का, कोई कोई विद्वान वैसा करते हैं, लेकिन जो लोग उस भाषा से परिचित नहीं हैं और हिंदी से परिचित हैं, हिंदी ही जिनका 24 घंटे का जीवन है, वे जब प्राकृत की गाथाओं को, संस्कृत के कलशों को हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ते हैं